अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था कि आपके साथ शेयर करूं कि 1000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरी आल्टो का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। और मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में भी कहा था कि काइंडली एक रिव्यू कर दें अपनी गाड़ी का या बता दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज मैंने टाइम निकाला है स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप सबसे शेयर कर सकूं जो भी आल्टो VXL AGS के बारे में मिथ्स हैं और जो ट्रुथ्स हैं कि कौन सी बातें सच्ची हैं और कौन सी जस्ट बस कहानियां ही हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए, वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं जिनके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो आप पहले वो लिस्ट देख लें, फिर बारी बारी सब पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है गाड़ी का इंजन साउंड। मैं इसके इंजन साउंड के हवाले से बहुत परेशान था। बहुत से लोगों की वीडियोस देख के मैं समझा कि गाड़ी वाकई बहुत शोर करती होगी, और जब मैं शोरूम से लेकर निकला तो वाकई गाड़ी शोर कर भी दी थी। और मुझे डर था कि यार ये अगर इस तरह शोर करती रही तो मैं तो बड़ा जल्दी तंग पड़ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जू गाड़ी चलाता रहा, मुझे दिन ब दिन लगा कि नहीं, गाड़ी इंप्रूव कर रही है, गाड़ी का साउंड कम होता जा रहा है, गाड़ी स्मूथ होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये गाड़ी AGS है, ये एक मैनुअल गाड़ी को ऑटोमेटिक गाड़ी बनाया गया है। तो चलाने का एक्सपीरियंस जो है वो जब आपको समझ आती है तब गाड़ी आपको बेहतर परफॉर्मेंस देती है। तो 1000 किलोमीटर चलाने के बाद जो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, ये मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मैं अपनी ऑनेस्ट जो बात है वो बता रहा हूँ कि मुझे इस गाड़ी के साउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% गाड़ी ने अपना साउंड इंप्रूव कर लिया है और 50% मैं खुद इसका आदी हो गया हूँ। अभी गाड़ी का इंजन 10W40 इंजन ऑयल जो है वो 10W40 डला हुआ है, और वो कंसिडरेबली एक मोटा इंजन ऑयल है जिससे गाड़ी जोर भी लगाती है। और इंजन नॉइस का एक मेजर रीजन ये भी है। तो जब मैंने अपनी गाड़ी की पहली इंस्पेक्शन कराई थी तो मुझे मैकेनिक ने कहा था आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ऑयल चेंज करवाने तो आप 0W20 डलवाइएगा, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आएगी गाड़ी में। तो अगर आप इसलिए ये गाड़ी नहीं ले रहे या लेने से डर रहे हैं कि इसका इंजन नॉइस बहुत ज्यादा है, तो काइंडली बिल्कुल मत डरिए। ये मेरा आपसे एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इंजन नॉइस का आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। ना मैंने गाड़ी की कोई साउंड प्रूफिंग कराई हुई है, ना मैंने कोई इसमें कोई रबड़िंग कराई हुई है, कुछ भी नहीं करवाया मैंने से। बिल्कुल जैसे जेन्युइन गाड़ी आई थी वैसी ही है, और मुझे इसका इंजन नॉइस बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बल्कि मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। मैं 2 दिन पहले अपने चाचू के साथ इसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था, तो वो साथ बैठे थे। तो जब मैं गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा था तो वो कहते थे गाड़ी का साउंड कितना मजे का है। उनके पास पुरानी कल्टस है 2016 मॉडल। तो मैं कह रहा था चाचू लोगों को तो उसका गाड़ी का साउंड पसंद नहीं आता। कहते हैं नहीं तो बहुत प्यारा साउंड है यार, मेरी गाड़ी का ऐसा नहीं है। तो ये पर्सनल ओपिनियन की भी बात है। मुझे पर्सनली इसका साउंड पसंद है। जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो अच्छा साउंड देती है, एक पावरफुल गाड़ी फील होती है। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है गाड़ी की, वो है गाड़ी की इंजन पावर। तो ये गाड़ी 660 सीसी है, काइंडली इसको 660 सीसी समझें। इसको 1000 सीसी गाड़ियों से, इवन 800 सीसी गाड़ियों से कंपेयर मत करें, क्योंकि ये 660 सीसी इकोनॉमिकल गाड़ी है। इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से इसकी पावर भी बहुत ऑप्टिमम है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एक बहुत ऊंची चढ़ाई पे, जिस पे अक्सर गाड़ियों शोर करती हैं। शोर तो इसने भी चढ़ते हुए किया है, लेकिन बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि गाड़ी फंस रही है या गाड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चढ़ी है। अलबत्ता शोर इसने जरूर किया है कि मैं जोर लगा रही हूँ। तो ऑब्वियसली 660 सीसी गाड़ी थी। मैंने ड्राइव मोड में या ऑटोमेटिक मोड में इसको चढ़ाया। मुझे डर था कि मुझे मैनुअल पे शिफ्ट करना पड़ जाएगा, कि ये ना हो ये गाड़ी तंग करे या आधे रास्ते में रुक जाए, क्योंकि वो गाड़ी चढ़ाई बहुत स्टीप थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं हुई और ये गाड़ी स्मूथली चढ़ी है। और ये कि गाड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ाने के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपने मरी जाना या किसी पहाड़ी इलाके में जाना है तो आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी। लेकिन आपको AGS चलाना आना चाहिए। AGS चलाने के लिए बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है। और AGS चढ़ाइयों पे कैसे गियर शिफ्ट करना है या गियर डाउन शिफ्ट करना है, तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको किसी लॉन्ग रूट पे लेके जाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। अव्वल तो ये लॉन्ग रूट्स के लिए बनी नहीं है, मतलब कि हिली एरियाज़ के लिए, लेकिन जाना मजबूरी है तो ये चली जाएगी, आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। लोग गए हैं, लोगों ने वीडियोज़ भी बनाई हैं, कोई ऐसी वो मिथिक बात नहीं है कि लोगों की कहीं सुनाई बात है। ये बिल्कुल हर जगह जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी में इतनी ऑप्टिमम पावर है। और तीसरे नंबर पे आ जाती है गाड़ी की एक्सेलरेशन या गाड़ी की पिक। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये एक प्रॉपर ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है। ये एक मैनुअल गियर के साथ एक मोटर लगा के या एक एक्चुएटर लगा के इसको ऑटोमेटिक बनाया गया है। ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये नॉर्मल या कन्वेंशनल जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है उसके मुकाबले में ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमिकल होती है। फ्यूल ज़्यादा बचता है इसमें, क्योंकि ये एक मैनुअल गियर होता है। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल की फ्यूल एवरेज में हमेशा से फ़र्क है, आप सब जानते हैं।
तो इसी वजह से इसकी एक्सेलरेशन भी मैनुअल गाड़ी की तरह बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको किसी और गाड़ी से कंपेयर कर लें जो ऑटोमेटिक हो, इसीलिए की गाड़ी हो, इसकी एक्सेलरेशन उससे गारंटीड है कि ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं चला रहा हूँ। मैं जब भी गाड़ी को थ्रॉटल देता हूँ ये मुझे पूरा रिस्पॉन्स देती है जब भी। लेकिन 2 और 4 बंदों में फ़र्क है। आप इसमें 2 बंदे बिठा के भगाएंगे तो ये बहुत भागेगी, लेकिन आप जब 4 मेरे जैसे बंदे बिठा लेंगे जिनका एवरेज वेट 75 to 80 kg होगा, तो गाड़ी आपको थोड़ी सी फील करेगी कि स्ट्रगल कर रही है एक्सेलरेट करने में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठ जाएगी या उठेगी नहीं, ज़रूर उठेगी, लेकिन वैसे नहीं उठेगी कि आप गाड़ी आगे से मुंह उठा लेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप 2 बंदे हैं और AC भी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बंदे 4 हो जाएंगे तो थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब चौथी चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसका है एयर कंडीशनर, यानी कि AC। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि ये फ्रंट सीट वालों के लिए तो कंफर्टेबल है, लेकिन बैक सीट पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब से गाड़ी ली है मेरे दिमाग में ये बात थी, तो मैं जब भी पीछे 2 बंदे बिठाता हूँ, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करने के हर 5-7 मिनट बाद पूछता हूँ, भाई पीछे कंफर्टेबल हो? वो ज़बरदस्त भाई, कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्त। तो उसकी गाड़ी की AC आउट क्लास है, 10/10 नंबर है इसकी AC की, आपको कहीं भी AC में लैग नहीं मिलेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका AC ट्रिप कर जाता है, मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा AC बिल्कुल ट्रिप नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी बोझ हो, मैंने 5-5, 6-6 बंदे बिठाए इस पर, AC ट्रिप नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, और गाड़ी स्मूथ चलती है। हाँ अलबत्ता AC का वेट थोड़ा लेती ज़रूर है कि जब AC चल रहा हो, आप बंदे भी बिठा के चलें तो थोड़ा गाड़ी आपको अंडर पावर महसूस होना शुरू होती है। लेकिन ऑब्वियसली आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी गाड़ी लेने से पहले कि आप एक 660 cc गाड़ी ले रहे हैं, आप 1000 cc गाड़ी नहीं ले रहे, और ये किस सेक्टर की गाड़ी है और ये किस मकासद के लिए बनाई गई है। तो अगर AC के वाले से आपको कोई कंप्लेंट है तो सारी मिथ्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका AC कमाल का है। मैं भी AC के बगैर बैठा हूँ बाय द वे, क्योंकि वो माइक में शोर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास का AC है इसका। जो चीज़ मैं कहता हूँ ना क्लास की, वो मेरे दिल से क्लास निकलती है, क्योंकि मैं इसके AC से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मैंने पीछे रंग बिरंगे बंदे बिठा के सबसे पूछा, हाँ भाई पीछे कंफर्टेबल हो? तो सब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह भाई बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई मसला नहीं है, गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी होती है। अब इसके बाद बारी आ जाती है ब्रेक की। ब्रेक के लिए मैं कहूँगा यार सुजुकी वालों ने यहाँ पैसे पूरे कर दिए ब्रेक के। मैंने अचानक यहाँ पे कुछ DHA में ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं जो कभी कभी नजर ही नहीं आते, और मैंने ऐसी सी बेहुदा किस्म की ब्रेक्स लगाई हैं ना, मुझे लगा कि बस अब गाड़ी जाकर ब्रेक स्पीड ब्रेकर में लगेगी, लेकिन इतनी स्मूथली गाड़ी रुकी है कि मैं हैरान हुआ कि यार इतना ज़बरदस्त ABS सिस्टम है इसका। मतलब कि गाड़ी ऐसे जम जाती है रोड पे, रोड ग्रिप इतनी क्लास की है गाड़ी की कि मुझे बिल्कुल फील ही नहीं होता कि एक छोटी गाड़ी है यार। और ब्रेक के मामले में मुझे सुजुकी वालों से कोई गिला नहीं है, और बहुत से गिले हैं, लेकिन ब्रेक के मामले में मुझे कोई गिला नहीं है। बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री ब्रेक है इसकी, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाड़ी की ब्रेक कैसी होगी या रुकेगी नहीं। आप इसको 120-100 पे आराम से रोक सकते हैं, लेकिन इंसानों की तरह चलाएं तो बेहतर है। तो ब्रेक के हवाले से मेरे 10/10 नंबर हैं सुजुकी वालों को, बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। अब बारी आ जाती है सस्पेंशन की। तो यहाँ पे थोड़ी सी तारीफें मैं कम कर देता हूँ गाड़ी की। सस्पेंशन की जहाँ तक बात है तो इसकी सस्पेंशन ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है। इसकी सस्पेंशन वैगनार से दरमियान में है। वैगनार की सस्पेंशन बहुत नरम है, जिसकी वजह से उसकी रोड ग्रिप बहुत कमज़ोर है, और गाड़ी की शेप भी ऐसी है। मेरे पास अपनी वैगनार है तो मैं एक अच्छा ओपिनियन दे सकता हूँ इस हवाले से आपको। लेकिन वैगनार जो है वो आपको जंपों और खड्डों में ना बड़ा कंफर्टेबल माहौल देती है, ऐसे तैरती हुई जाती है। ये थोड़ी सी आवाज़ देती है जंपों और खड्डों में, ऐसे लगता है कि गाड़ी के शाख बहुत सख्त हैं, या जैसे गाड़ी में शाख है नहीं, डग करके लगती है। 2 बंदों की सूरत में नहीं, अगर आप 4 बैठे हैं तो आपके पिछले शाख सख्त फील होते हैं। गाड़ी जब जंप से उतरती है या किसी स्पीड ब्रेकर से उतरती है या किसी गड्ढे में लगती है तो एक अजीब गंदी सी आवाज़ आती है, गाड़ी में डग की आवाज़ आती है, जैसे पीछे शॉक बाबू की जगह को सरिया लगा हुआ है। तो ये मुझे गाड़ी में एक बुरी आदत लगती है। 2 बंदों को बिठा के तो बहुत ज़बरदस्त चलती है, लेकिन इन सब नेगेटिविटीज़ के साथ साथ सस्पेंशन की, गाड़ी की जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है, गाड़ी का जो बॉडी रोल है वो बहुत कम है। आप गाड़ी को ऐसे ऐसे कट्टे मारें, गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल रोड पे जम के चलती है। लेकिन अगर आप 4 बंदे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको पिछली शाखों से थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है। और मुझे एक और शिकायत भी इसकी सस्पेंशन से है। सस्पेंशन से तो नहीं, लेकिन मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से कह सकता हूँ। वो ये कि जब
बहुत तेज बारिश हो, मैंने 1-2 दफा इसको काफी ज्यादा पानी से गुजारा, जिसमें पानी इसके नीचे फ्लोर के साथ टच करता है। तो मैंने इसको गुजारा, तो उसके फौरन बाद इसकी जो पिछली शॉक्स है ना, उससे आवाज आना शुरू रहती है। जब आप गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर से उतारते हैं ना, चाहे आप एक बंदा ही बैठे हो, तो जब गाड़ी की पीछे स्पीड ब्रेकर शॉक्स बैठते हैं तो आप गाड़ी से चूं चूं की और कच कच की आवाजें आती हैं, जैसे कि गाड़ी के शॉक ना खुश्क हुए हैं, ऐसा कोई बेहंगम से। लेकिन वो ज्यादा नहीं रहती, आधे घंटे बाद जब पानी उसमें से निकलता है या खुश्क होता है तो वो ठीक हो जाते हैं। ये इंडिविजुअल केस भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं वैगनार को बड़े बड़े गंदे रास्तों में चलाता हूँ, उसमें से मुझे कभी ऐसी आवाज़ें नहीं आई। तो ये मुझे थोड़ा सा गिला है शॉक्स के हवाले से। जो शॉक एब्जॉर्बर है इसके पिछले अगले फिर बेहतर है, जो पिछले हैं उसके वाले से मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता हूँ कभी कभी मैं बंदे बिठा के, क्योंकि एक तो वो बहुत सख्त फील होते हैं। ऐसा लगता है जब मैं अगर स्पीड से उतरूंगा स्पीड ब्रेकर से तो गाड़ी हो सकता है डम से लगेगी नीचे। और अब बात करते हैं AGS के हवाले से। तो भाई बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा कि ये एक मैनुअल गाड़ी है जिसको ऑटोमेटिक बनाया गया। मैं भी इसी वीडियो में 3-4 दफा बता चुका हूँ। तो भाई प्लीज झटकों से परेशान मत हो, ये मेरे जुड़े हाथ देखो, मैनुअल गाड़ी में झटके लगते हैं। और जब मैं गाड़ी लेके आया शोरूम से तो मुझे पहले दिन ही नहीं लगा कि यार को बहुत अनयूजुअल सा झटका लगाती है। ऐसा नहीं है, हमें चलाने का नहीं पता। और ये जो इंजन नाइस वाला मसला है ये भी इसलिए ज्यादा है कि हम इसको एक्सेलरेट करते जाते हैं और अपनी मर्जी से जब गियर चेंज होता है तो होता है। ऐसा नहीं है, आपने YouTube पे वीडियोस भी देखी होंगी। AGS को चलाने का तरीका नॉर्मल ट्रांसमिशन से थोड़ा सा अलग है। आप इसको एक्सेलरेट करते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आप गाड़ी को गियर चेंज करना चाहिए, वहां आप हल्का सा एक्सेलरेटर को पेडल को प्रेस करते हैं ऐसे, बिल्कुल बस इतना, और वो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपका गियर चेंज कर देती है। और उसपे जो ट्रांसमिशन है वो भी स्मूथ होती है। जो पहले और दूसरे गियर में शिफ्टिंग है वो थोड़ी सी आपको फील हो सकती है कि यार गाड़ी को झटका लग रहा है, लेकिन मैनुअल के मुकाबले में बहुत कम होता है। और तीसरे, चौथे और पांचवे में बहुत स्मूथ इसकी शिफ्टिंग होती है। मुझे इसकी AGS से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं समझता हूँ कि एक मैनुअल गाड़ी को उन्होंने ऑटोमेटिक बनाया है, तो उस हिसाब से मैं इससे कोई बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं करता कि ये CVT ट्रांसमिशन की तरह से मलाई की तरह शिफ्ट करेगी। लेकिन कोई ऐसी बेहंगम सी ट्रांसमिशन भी नहीं है कि सारे गिला कर रहे हैं भाई सुजुकी वालों ने पता नहीं क्या बना दिया है। कुछ टेक्नोलॉजी की समझने की जरूरत है। इस टेक्नोलॉजी के फायदे भी बहुत हैं। इसमें आपको पिक भी ज्यादा मिलेगी, इसमें आपको फ्यूल एवरेज भी ज्यादा मिलेगी, और थोड़े बहुत झटके भाई बर्दाश्त कर लो, इससे कुछ नहीं होता। थोड़ी सी जो मुझे अनोइंग लगती है ये गाड़ी, वो लगती है जब आप अचानक एक स्मूथ रोड पे जा रहे हैं और आपने लेफ्ट या राइट टर्न लेना है और लेफ्ट राइट में चढ़ाई है और आपकी गाड़ी दूसरे गियर से चढ़ती है चढ़ाई पे, तो आधे रास्ते में जब गाड़ी को ये फील होता है कि हाँ चढ़ाई चढ़ रही हूँ, जब गाड़ी अचानक से पहले गियर में आती है तो वो थोड़ा सा आपको अनोइंग लगता है, थोड़ा सा झटका फील होता है। तो उसके लिए मैंने जो तजर्बा निकाला है वो ये है कि आप जब ऐसी किसी रोड पे चढ़ रहे हों तो आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन स्लो कर लिया करें, थोड़ा सा गाड़ी को नीचे आने दिया करें ताकि गाड़ी सेंस कर ले कि आप गियर डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद आप गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ाया करें। उससे यह है कि गाड़ी को अचानक से फील नहीं होता कि गियर चेंज करना है, आपकी गाड़ी पहले ही गियर चेंज कर लेती है। तो ये जो पैडल शिफ्टर छोड़ी, जो पैडल से जो गियर शिफ्ट करने की टेक्नोलॉजी है, ये आप समझने थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करने से आती है। मुझे पहले 400-500 किलोमीटर में बहुत तंग किया, मैंने पता नहीं क्या क्या करता रहता था, गाड़ी ऐसे 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 करती रहती थी। लेकिन अब जब मैं 1350 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ तो मुझे बिल्कुल ना गाड़ी का शोर आता है, ना गाड़ी के गियर में मुझे कोई मसला होता है। मैं क्योंकि मुझे आदत होगी है गियर शिफ्ट करने की, जो ही मुझे कान में आवाज पड़ती है कि अब इंजन कह रहा है कि गाड़ी का गियर चेंज को, तो मैं हल्का सा टैप कर देता हूँ और ये एक हैबिट बन जाती है। और उसके बाद आपको AGS से कोई मसला नहीं होने वाला। इंजन नाइस, ब्रेक, एक्सेलरेशन, AC और इसके AGS के हवाले से अगर आप ये गाड़ी छोड़ रहे हैं तो कभी मत छोड़ना, मैं आपको मशवरा दूंगा। हाँ, आपको ये मसला है ना कि ये वजन उठा के गाड़ी भागती नहीं है, सस्पेंशन इसकी जो है वो बहुत ठोस है, गाड़ी को मजा नहीं कर रही, तो फिर वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि 2 बंदे बिठा के, 3 बंदे बिठा के, 4 बंदे बिठा के भी ये गाड़ी इतना तंग नहीं करती। अलबत्ता सस्पेंशन बेहतर हो सकती थी, जो उसकी पिछली सस्पेंशन है खास करके। मेरे साथ एक लोल हो गया अभी मैं 3-4 टॉपिक्स पे वीडियो बना चुका हूँ, तो मुझे पता चला है कि मैंने वीडियो की जाए टाइम लैप्स बनाया हुआ था। गर्मी है भाई, बुरा लगता है, खैर कोई बात नहीं। तो टॉपिक था मेरा इसकी बिल्ड क्वालिटी। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना भाईजान, वो वैगनार के मुकाबले में अच्छी नहीं है। मुझे वैगनार की बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जो अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है, डोर पैनल्स लगे हुए हैं, या इवन बाहर की जो चादर है वो वैगनार की इससे बहुत बेहतर है। मैंने वैगनार पे पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। 1.5 लाख किलोमीटर वो गाड़ी रेंट पे चल चुकी है। अभी तक उस गाड़ी से कोई ऐसी अजीबो गरीब आवाज़ नहीं आती, कोई प्लास्टिक की, कोई बाहर से गाड़ी की चूं चां की।
बेहतरीन ज़बरदस्त गाड़ी है माशाल्लाह। इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल ये गाड़ी 1.5 लाख अगर रेंट पे चलाई जाए तो ये उसकी क्वालिटी पस्ती सलामत रहेगी। तो जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो मुझे वैगनार की हमेशा से अच्छी लगती है। वो गाड़ी पायदार बहुत है, रेंट पे चलाने के लिए वैगनार इज बेस्ट। ये गाड़ी भी मैंने रेंट पे चलाने के लिए ली थी लेकिन लाडली बन गई है मेरी। तो अच्छा है, इस पे वीडियोस बन रही हैं, ये वीडियोस बना ले तो भी बहुत है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी बेहतर हो सकती थी। असेंबलिंग बहुत अच्छी है, अनवांटेड गैप्स कहीं पे भी नहीं है, लेकिन मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी से थोड़ा बहुत मसला है। कुछ लोग कहते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी मार्केट से कंपेयर करते होंगे। वैगनार से मैंने इसको कंपेयर किया है, मैंने वैगनार बहुत अरसे से रखी हुई है, मैं आपको कभी लाइव एक्सपीरियंस भी करा दूंगा इसका। तो वैगनार के मुकाबले में इसकी क्वालिटी इन्फीरियर है, थोड़ी बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन यह है कि फ़र्क है। क्योंकि वैगनार मैंने एक दफ़ा हज़ारों दफ़ा चलाई है, तूफ़ान में चलाई है, बारिश में चलाई है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं से हवा घुस रही है या गाड़ी को तेज़ हवा गाड़ी को कहीं धकेल रही है। इसमें मैंने ये फील किया है, गाड़ी को ऐसा लगा कि कहीं से अंदर से गाड़ी के मड पैड में से हवा घुस रही है गाड़ी में, या गाड़ी को कुछ चीज़ पुश कर रही है। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा सा गिला है। तो लेकिन अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन एवरेज है, अच्छी है, बहुत बुरी भी नहीं है। अब मुझे कैमरा थोड़ा सा हाथ में उठाना पड़ेगा क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के हवाले से और इसके साउंड सिस्टम के हवाले से। जो इसके जेन्युइन स्पीकर्स हैं ना भाई, बहुत घटिया क्वालिटी के हैं। कुछ लोग कहते होंगे कि अच्छी क्वालिटी के, मैंने वैगनार से ही कंपेयर कर रहा हूँ इसको, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है इसकी प्राइस में और वैगनार की प्राइस में। वैगनार के स्पीकर इससे बहुत अच्छे हैं और इसके स्पीकर बहुत घटिया क्वालिटी के हैं, मतलब आप बस छोड़ दें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये हो सकता है मुझे नहीं पसंद आए, लेकिन मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद आए। तो इसलिए मैंने इसके बैक डोर्स में 2 स्पीकर्स पायनियर्स के इंस्टॉल करवाए हैं 3500 के, वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है माशाल्लाह, उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए हुए हैं आप लोगों के। तो वो लगाने के बाद मैं आपको एक थोड़ा सा टेस्ट करवा देता हूँ कि इस गाड़ी में मेरी साउंड सिस्टम कैसा चल रहा है। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पहले मैं उसके बारे में बात कर लूँ तो ठीक ठाक है, इसमें मुझे ऐसा कोई गिला तो नहीं है। लेकिन पहले स्टार्ट में मुझे ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में मसला करता था, मतलब कि अगर मैं गाड़ी कनेक्ट करता हूँ हो जाती थी, लेकिन जब दोबारा कभी कनेक्ट करने बैठता था कनेक्ट नहीं होती थी। तो फिर मैंने इसको ये जो इसका रीसेट का ये बना हुआ है निशान सा, इधर होल सा बना हुआ है, इसमें मैंने पिन रख के इसको रीसेट किया। उसके बाद ये गाड़ी मुझे कनेक्टिविटी में मसला नहीं कर रही। तो पैनल इसका ठीक ठाक है, इसमें वो खास चीज़ तो नहीं है, रेडियो, म्यूज़िक, मीडिया, फ़ोटो, माइलिंग मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया सिवाय इसके BT के। और इसमें सेटिंग्स में भी कुछ खास चीज़ें नहीं है, मल्टी कलर LED, नो ब्रेक वार्निंग, वीडियो आउटपुट, लैंग्वेज रीसेट, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग, तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है सिवाय ब्लूटूथ के, ऑक्स के मेरे ख्याल से, या रेडियो के। तो ब्लूटूथ का मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं आपके दूसरे मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वॉल्यूम को कर लेते हैं जी फुल। तो ये था जी साउंड सिस्टम। 2 स्पीकर लगाने के बाद बहुत इंप्रूव हो गया है। आप अगर नॉर्मल साउंड सुनते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 2 पायनियर्स के स्पीकर लगाएं, ये उन्हीं का कमाल था, जितना अच्छा साउंड आ रहा है ना, ये सिर्फ उन 2 स्पीकर का कमाल है, इनके अगले 2 स्पीकर का कमाल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये उनके साथ मिलकर ऑब्वियसली एक अच्छा साउंड बना देते हैं। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन स्पीकर्स बिल्कुल फारेग हैं। आप 2 स्पीकर लगवा रहे हैं तो अच्छा है। अगर आपको वारंटी की टेंशन है तो बिल्कुल टेंशन मत लें, इसकी वायर्स बिल्कुल नज़र नहीं आती, वो पिलर्स के अंदर डाल के आपको पीछे 2 स्पीकर लगा देंगे, आपकी गाड़ी की वारंटी को कुछ भी नहीं होने वाला। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाड़ी की कंफर्टेबिलिटी के हवाले से। तो गाड़ी माशाल्लाह ड्राइव में बहुत कंफर्टेबल है, मुझे थकावट नहीं होती बिल्कुल भी गाड़ी में। बहुत लंबा सफ़र तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन 100, 150, 200 किलोमीटर के सफ़र में भी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं थकाती। तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का सफ़र तो मैं करता रहता हूँ। गांव में एक दिन में आया, एक दिन में वापस आया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी गाड़ी की कंफर्टेबिलिटी में मसला नहीं हुआ। लेकिन ये अगले 2 पैसेंजर्स के लिए है, क्योंकि इसकी अगली सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और उतनी ही बेकार है इसकी पिछली सीट, क्योंकि इसकी पिछली सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मुझे बाहर निकलना पड़ा। ये आप गाड़ी की अगली सीट देख रहे हैं, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी कुशनिंग है, ज़बरदस्त इसकी साथ में कर्व्स बनी हुई है, बिल्कुल भी ऐसा लगता है जैसे बंदा लैम्बोर्गिनी में बैठा हुआ है। तो मैंने 1-2 बंदों को बिठाया भी आगे, उन्होंने कहा कि माशाल्लाह ज़बरदस्त सीटें हैं इसकी यार, बहुत कंफर्टेबल सीटें हैं। ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ पुरानी कल्टस के हवाले से, जो कि मेरे चाचू के पास है। तो वो उस दिन इसमें बैठे हैं तो उन्होंने इसकी सीट्स की बहुत तारीफ़ की है। मैंने कहा कभी पीछे मत बैठिएगा, बहुत बुरा तजुर्बा होगा आपका। तो अब मैं पीछे आपको दिखाता हूँ कि इसकी सीट पिछली कंफर्टेबल क्यों नहीं है। माशाल्लाह अभी हमने शाह पर भी नहीं उतारे इसके, क्योंकि सीट कवर्स नहीं चढ़ाए हुए। अगली से उतार दिए ना यार, काफ़ी है।
तो जो पिछली सीट है इसकी भाईजान वो कंफर्टेबल क्यों नहीं है। आपने अक्सर तारीफ़ें सुनी होगी कि इस गाड़ी की जो लेग रूम है पिछली में वो बहुत है। वो भाईजान क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने डिग्गी में टायर नहीं दिया इसलिए भी ज़्यादा है, और दूसरा भाईजान ये जो सीट है ना आपकी, ये सीट इसकी विड्थ भी बहुत कम है। जब आपका कोई लंबा बंदा बैठता है ना उसकी आधी टांगें बेचारे की यहाँ आ जाएंगी तो ऑब्वियसली वो थक जाएगा थोड़ी देर बाद। और दूसरा इस पर हेड रेस्ट भी नहीं है। ठीक है भाई, क्या घटिया हरकत है ये सुजुकी वालों। लेकिन इसका हल है, इसकी बेहतरीन से कुछ नहीं करवाएं, मोटे से सीट कवर्स लगवाएं इसको, ताकि ये जगह थोड़ी इसकी बाहर आ जाए। ये वाली जगह है ना इसकी थोड़ी बाहर आए, आगे की तरफ आए, ताकि जो बंदा बैठा हुआ हो उसकी एटलीस्ट टांगें तो इस सीट पे आए ना। आधी टांगें नीचे होंगी, यहाँ पे होंगी तो फिर वो थकेगा ही ऑब्वियसली। लॉन्ग जर्नी के लिए ये सीट पिछली बहुत बकवास है भाईजान। ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ आपको। अगर आपने कहीं लाहौर वाहौर या रावलपिंडी से कहीं दूर जाना है तो काइंडली पीछे वालों को पहले बता दें यार लेट के आ जाओ। एक ऑप्शन भी हो सकता है कि आप इसमें जैपनीज़ आल्टो की सीट्स लगवा दें। मैंने उसकी पिछली सीट्स का एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हेड रेस्ट ज़रूर बने हुए हैं और एक दो शॉप्स वाले हेड रेस्ट बना के भी दे रहे हैं। जब मैं इसकी सीट कवर लगवाऊंगा तो मैं इसके हेड रेस्ट लाजमी बनवाऊंगा, वो वीडियो मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा। अब भाईजान बात यह है कि मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ। मैंने ये चैनल बनाया था एज आ व्लॉग चैनल। तो बाय चांस जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो इसी दौरान ये गाड़ी भी आ गई, तो मैंने गाड़ी पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो वो गाड़ी की ही वीडियोस ही देखना शुरू कर दी आप लोगों ने। व्लॉग्स पे बाकी जो 2-3 वीडियो मैंने बनाई हैं इसके अलावा 7-8 वीडियोस में, तो उन पे बिल्कुल भाई थक्कड़ किस्म का रिस्पांस है और गाड़ी की वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे गाड़ी की वीडियोस ही बनानी चाहिए या मुझे व्लॉग भी बनाना चाहिए। तो काइंडली ये कन्फ्यूजन आप मेरी ज़रूर दूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा साद भाई को हैदराबाद से, जिन्होंने बहुत प्यार दिखाया मुझे। भाईजान पहली दफ़ा मुझे किसी ने कहा है कि भाई अपनी वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा, तो भाईजान क्यों नहीं, हम हमारी क्या औकात है, हम आपका नाम क्यों नहीं लेंगे। तो साद भाई थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहो यार। मतलब मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, जितना मैं काम कर रहा हूँ ना, जितनी मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ उतना अच्छा ग्रो कर। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। शाम का अंधेरा हो चुका है, अभी घर चलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।